आप सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम वीडियो में बात करेंगे मानक वेस्टर्न सेल की। तो मानक वेस्टर्न सेल की बात हम क्यों करेंगे? ये मानक वेस्टर्न सेल भी क्या एक विद्युत रासायनिक सेल है। क्या है ये? विद्युत रासायनिक सेल है। विद्युत रासायनिक सेल के रूप में हमने डेनियल सेल के बारे में पढ़ा। डेनियल सेल भी एक क्या था? विद्युत रासायनिक सेल था। एक ये जो सेल है जिसे हम देख रहे हैं, ये भी एक सेल क्या है? विद्युत रासायनिक सेल है। लेकिन ये विद्युत रासायनिक सेल और इस मानक वेस्टर्न सेल भी क्या एक विद्युत रासायनिक सेल है। इन दोनों में अंतर है। ये जो विद्युत रासायनिक सेल है, इस सेल के अंदर अनुत्क्रमणीय अपक्रिया संपन्न होती है। एक बार रासायनिक पदार्थ क्रिया में भाग लेता है तो क्रिया होने के बाद उसकी क्षमता जो है कम हो जाती है। यानी रासायनिक प्रक्रिया जो संपन्न होती है केवल एक ही दिशा में इसमें संपन्न होती है, अर्थात अनुत्क्रमणीय अपक्रिया संपन्न होती है। लेकिन इस मानक वेस्टर्न सेल में जो अपक्रिया संपन्न होती है वह उत्क्रमणीय अपक्रिया संपन्न होती है। तो ये जो सेल है वो किस प्रकार का सेल है? एक अनुत्क्रमणीय सेल है। और ये मानक वेस्टर्न सेल किस प्रकार का? एक गैल्वेनिक सेल है। किस प्रकार का सेल है? गैल्वेनिक सेल है। इस सेल के द्वारा जैसे जैसे समय के अनुसार इस सेल का उपयोग हम करते जाएंगे, समय के कुछ समय बाद क्या होता है या कुछ दिनों बाद इस सेल में से विद्युत विभव जो हमें प्राप्त होता है यानी उसकी वोल्टता में कमी आ जाती है। इसका अनुभव आपने किया होगा। इस सेल का उपयोग आप यदि घड़ी में करते हैं तो घड़ी में कुछ दिनों बाद क्या होता है कि घड़ी की जो सुई जो होती है वो धीमी पड़ जाती है, यानी टाइम गलत देने लगती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रारंभ में तो ये सेल विद्युत रासायनिक सेल सही वोल्ट प्रदान करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद इसमें से वोल्टेज की कमी हो जाती है, यानी वोल्टता ये कम उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें सेल विभव जो होता है यानी विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वह अस्थिर होता है, लगातार एक समान उत्पन्न नहीं होता है। जबकि मानक वेस्टर्न सेल जो हमने यहाँ पर लिया है, इस सेल के अंदर विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है अर्थात सेल विभव जो उत्पन्न होता है वह कैसा उत्पन्न होता है? स्थिर सेल विभव उत्पन्न होता है, यानी लगातार समान रूप से वोल्टेज इसके द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, समान विभव उत्पन्न होता है और समान विभव लगातार प्राप्त होता रहता है। तो इस सेल का जो ताप गुणांक है, ये जो सेल है, ये जो विद्युत रासायनिक सेल है, इस सेल का ताप गुणांक का मान जो होता है बहुत अधिक होता है। जबकि मानक वेस्टर्न सेल का ताप गुणांक का मान कैसा होता है? बहुत कम होता है। यानी इस सेल का उपयोग करते हैं तो ये सेल कैसा? कुछ गर्म पड़ जाता है। जबकि इस सेल का उपयोग करेंगे तो ये सेल क्या होगा? गर्म नहीं पड़ेगा। यानी इस सेल का जो ताप गुणांक का मान जो होता है बहुत कम होता है, जबकि इस सेल के ताप गुणांक का मान अधिक होता है। तो इन दोनों विद्युत रासायनिक सेलों में से ये भी विद्युत रासायनिक सेल है, ये भी विद्युत रासायनिक सेल है। तो इन दोनों विद्युत रासायनिक सेलों में से कौन अधिक बेहतर है? ये मानक वेस्टर्न सेल अधिक बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें एक तो उत्क्रमणीय अपक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो दोनों के गुणों की बात कर ली हमने। एक ये विद्युत रासायनिक सेल जिसकी गुण के बारे में भी हमने बात की, और एक मानक वेस्टर्न सेल जिसकी गुण के बारे में बात की। यानी गुणों की बात जब कर रहे थे तो गुणों की बात करते हुए हमने दोनों की तुलना की थी। दोनों की क्या की थी? हमने तुलना की थी। क्या क्या तुलना हो गई? एक तो नंबर 1 पॉइंट, यह सेल कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय सेल होता है। जबकि ये सेल कैसा होता है? उत्क्रमणीय सेल होता है। यह अस्थिर सेल विभव उत्पन्न करता है, जबकि ये सेल स्थिर सेल विभव उत्पन्न करता है। इस सेल का ताप गुणांक बहुत अधिक होता है, जबकि इस सेल का ताप गुणांक बहुत कम होता है। देखो ये 3 पॉइंट हो गए अंतर के, इन अंतर को ध्यान रखना। तो ये गुण हो गए। तो ये जो मानक वेस्टर्न सेल है इसमें क्या क्या गुण होते हैं? यह उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल है, यह स्थिर सेल विभव यानी स्थिर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इस सेल का ताप गुणांक का मान बहुत कम होता है। ठीक है, और अभी हमने दूसरे विद्युत रासायनिक सेल की तुलना की थी। अब ये जो सेल है इसका वर्णन कर लेते हैं। पहले हम मानक वेस्टर्न सेल है क्या, किस प्रकार का होता है? ये जो मानक वेस्टर्न सेल होता है ये एक एच आकार का होता है। यानी ये जो पात्र लिया गया है इसमें कांच का एक पात्र है जो कि कैसा है? एच आकार का पात्र है। ठीक है, अब इस पात्र में देखो इस साइड
जो देखें तो इसमें नीचे की साइड ये निचला सिरा है इस निचले सिरे में कैडमियम मरकरी अमलगम पदार्थ भरा होता है। उसके ऊपरी भाग में कैडमियम सल्फेट 8/3 H2O लवण भरा होता है। ये क्या है? एक लवण है, लवण इसमें यहाँ पर भरा होता है। और इस साइड देखें तो यहाँ पर 3 भाग आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पहले भाग में मरकरी भरा होता है। क्या भरा है यहाँ पर? पहले भाग में मरकरी भरा होता है। इसके ऊपरी दूसरे भाग में मरकरी तथा मर्क्यूरस सल्फेट का पेस्ट भरा होता है। मरकरी तथा मर्क्यूरस सल्फेट। मर्क्यूरस सल्फेट का सूत्र क्या है? Hg2SO4। ठीक है, मरकरी तथा मर्क्यूरस सल्फेट का पेस्ट भरा होता है दूसरे भाग में। और इसी पेस्ट को, इसी मिश्रण को क्या कहते हैं? कैलोमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस मिश्रण को कैलोमल कहते हैं। इसके ऊपरी भाग में लवण, कैडमियम सल्फेट का लवण भरा होता है। तो ये 3 भाग हो गए, जबकि इस साइड कितने? 2 भाग हैं। इसके बाद ये जो भाग है इतना, ये जो शेष भाग जो बचा हुआ है, ये शेष भाग, ये भाग, इस भाग में क्या भरा होता है? कैडमियम सल्फेट का विलयन भरा होता है। ठीक है, किसका विलयन भरा होता है इसमें? कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन इसमें भर दिया जाता है। ठीक है, और इसके इस सिरे पर प्लेटिनम का तार लगा हुआ, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, और प्लेटिनम के तार के रूप में ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में कार्य करता है जब इस सेल का उपयोग करते हैं, और ये इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में कार्य करता है जब इस सेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जब इस सेल का हम उपयोग करेंगे, जब ये सेल कार्य करता है, यानी जब सेल कार्यरत होता है, अर्थात सेल का जब हम उपयोग करते हैं, तब इलेक्ट्रोड पर, यानी सेल के जो इलेक्ट्रोड हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड एवं सेल अपक्रिया निम्न प्रकार की संपन्न होती है। तो यहाँ पर जो एनोड है, इस एनोड पर किस प्रकार की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसको हम समझ लेते हैं पहले तो यहाँ पर देखें, ये जो एनोड जिसे हमने माना है, यहाँ पर कैडमियम मरकरी भरा हुआ है, जिसमें कैडमियम क्या एक धात्विक पदार्थ है। तो कैडमियम का क्या होता है? यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। तो कैडमियम का ऑक्सीकरण होने पर क्या होता है? देखो, कैडमियम Cd जो कि एक ठोस अवस्था में है, किस अवस्था में? ठोस अवस्था में होता है। ये परिवर्तित होता है किसमें? जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। कितने इलेक्ट्रॉनों का? 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन के निकलने पर इस कैडमियम पर 2 धनावेश उत्पन्न होते हैं। तो यानी Cd डाई पॉजिटिव बन जाता है, और Cd डाई पॉजिटिव बनते ही ये आयन किस में चला जाता है? इस विलयन में, कैडमियम सल्फेट के विलयन में चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कौन सी अपक्रिया संपन्न हो जाती है? ऑक्सीकरण अपक्रिया संपन्न होती है। तो ये ऑक्सीकरण अपक्रिया संपन्न हो गई इसमें इलेक्ट्रोड पर, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अपक्रिया संपन्न होती है उस इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। ये बात हम पहले से ही जानते हैं। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अपक्रिया संपन्न होती है उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये एनोड पर अपक्रिया संपन्न हो जाती है। अब हम कैथोड पर संपन्न होने वाली अपक्रिया को समझेंगे। कैथोड, ये इस इलेक्ट्रोड को देखते हैं। इस इलेक्ट्रोड की साइड यहाँ पर लवण के रूप में कौन सा पदार्थ है? मर्क्यूरस सल्फेट। मरकरी के बाद क्या है? मर्क्यूरस सल्फेट है। तो यहाँ पर ये जो मर्क्यूरस सल्फेट पदार्थ भरा हुआ है, इसका क्या होता है? अपचयन होता है। इधर यहाँ पर तो कैडमियम का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, और इस साइड जो पदार्थ है मर्क्यूरस सल्फेट, इसका क्या होता है? अपचयन होता है। तो ये जो मर्क्यूरस सल्फेट है इसको लिखते हैं Hg2SO4, अर्थात मर्क्यूरस सल्फेट। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने पर अपक्रिया संपन्न कौन सी हो जाएगी? अपचयन अपक्रिया संपन्न होगी। अपचयन अपक्रिया संपन्न होगी। तो इसको समझने के लिए इधर देखें, ये जो Hg2SO4 है, मर्क्यूरस सल्फेट है, इसका पहले तो आयनन देख लें किस प्रकार का है। Hg2SO4, इसका मतलब होता है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? Hg2 डाई पॉजिटिव और प्लस SO4 डाई नेगेटिव। ये हो गया। यहाँ पर ये जो मर्क्यूरस सल्फेट है हमने उसको इस प्रकार से लिखा। ये जो Hg2 डाई पॉजिटिव है इसको हम क्या कहते हैं? मर्क्यूरस आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मर्क्यूरस। ये क्या है?
मर्क्यूरस आयन है और ये सल्फेट आयन है। ठीक है, तो ये मर्क्यूरस सल्फेट Hg2 डाई पॉजिटिव और ये SO4 डाई नेगेटिव के रूप में परिवर्तित होगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण की जाती हैं, इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेगा? ये Hg2 डाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इस Hg के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे तो अपचयन अपक्रिया संपन्न हो जाती है। तो यहाँ पर Hg, दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही ये Hg कैसे हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। है ये कितनी संख्या में? 2, तो आगे 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर मर्क्यूरस सल्फेट में से मर्क्यूरस आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके उदासीन हो जाता है और प्लस क्या रह जाता है यहाँ पर? ये SO4 डाई नेगेटिव। तो ये SO4 डाई नेगेटिव, ये कौन सी अपक्रिया संपन्न हो जाती है? अपचयन। तो ये अपचयन अपक्रिया संपन्न हो जाती है, अपचयन। ठीक है, तो ये अपचयन अपक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर ये जो मर्क्यूरस सल्फेट है किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? यहाँ पर ठोस अवस्था में होता है। तो ये मर्क्यूरस सल्फेट किस अवस्था में? यहाँ पर ठोस अवस्था में। ये उदासीन होकर के नीचे बैठ जाएगा मरकरी के रूप में। किस रूप में बैठेगा मर्क्यूरस सल्फेट? उदासीन होकर के नीचे की ओर मरकरी के रूप में बैठ जाएगा। और ये SO4 जो डाई नेगेटिव आयन है कहाँ चले जाएंगे? विलयन में। अब विलयन में देखो, कैडमियम का ऑक्सीकरण होने पर CD डाई पॉजिटिव आयन विलयन में आते हैं। कैथोड पर मर्क्यूरस सल्फेट का अपचयन होने पर SO4 डाई नेगेटिव आयन कहाँ जाते हैं? इस विलयन में आते हैं। यहाँ पे क्या भरा हुआ है? यहाँ पर विलयन भरा हुआ है। ठीक है, तो कैडमियम सल्फेट के इस विलयन में आ जाते हैं। तो यहाँ से CD डाई पॉजिटिव पहुंचता है, इधर से SO4 डाई नेगेटिव विलयन में पहुंचता है। तो इस प्रकार से यह विलयन की उदासीनता बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो एनोड पर ऑक्सीकरण अपक्रिया संपन्न हो जाती है जिसमें कैडमियम का ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर मर्क्यूरस सल्फेट का अपचयन होता है। अपचयन किस प्रकार से हुआ वो मैंने यहाँ पर समझाया। मर्क्यूरस सल्फेट इन दोनों, इस पॉजिटिव आयन और इस नेगेटिव आयन में परिवर्तित होता है जिसमें ये मर्क्यूरस आयन और ये सल्फेट आयन है। मर्क्यूरस आयन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपचयित हो जाता है और Hg में परिवर्तित होकर के यहाँ नीचे की ओर बैठ जाता है। SO4 डाई नेगेटिव आयन विलयन में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से एनोड तथा कैथोड पर ये अपक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। अब हम इन दोनों को जोड़कर, एनोड पर और कैथोड पर संपन्न होने वाली अपक्रियाओं को यदि हम जोड़कर लिखें तो वो अपक्रिया क्या कहलाएगी? सेल अपक्रिया कहलाती है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड अपक्रियाओं को जोड़कर लिखते हैं। जोड़कर लिखने पर देखो यहाँ पर क्या है? कैडमियम, तो ये कैडमियम लिख दिया हमने। ठीक है, प्लस देखें ये क्या? Hg2SO4, Hg2SO4 यानी मर्क्यूरस सल्फेट। प्लस देखें, प्लस में देखें +2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये साइड अब कुछ नहीं बचा, तो प्लस नहीं आएगा, अब सीधा तीर का निशान लगाने के बाद देखें इधर क्या है? एक तो CD डाई पॉजिटिव है, ये CD डाई पॉजिटिव। ठीक है, और प्लस ये यहाँ पर क्या है? 2Hg, क्या है यहाँ पर? 2Hg, और प्लस क्या बचा? ये SO4 डाई नेगेटिव। ठीक है, इस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया हो गई? सेल अपक्रिया हो गई यहाँ पर। यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों की अपक्रियाओं को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें सेल अपक्रिया प्राप्त हो जाती है। कौन सी अपक्रिया प्राप्त हो जाती है? सेल अपक्रिया यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मानक वेस्टर्न सेल की एनोड पर संपन्न होने वाली अपक्रिया, कैथोड पर संपन्न होने वाली अपक्रिया, दोनों प्रक्रियाओं को जोड़ देंगे तो हमें सेल अपक्रिया प्राप्त हो जाती है। यानी इस विद्युत रासायनिक सेल अर्थात मानक वेस्टर्न सेल में जो अपक्रिया संपन्न होती है वो ये अपक्रिया संपन्न होती है, जिसमें कैडमियम किस अवस्था में? ठोस अवस्था में, एक धात्विक अवस्था है। ये लवण की अवस्था है, ये भी ठोस अवस्था है। और ये कैडमियम और सल्फेट किस में जाते हैं? विलयन में जाते हैं, इसलिए ये एक्वस अवस्था यानी विलयन की अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मानक वेस्टर्न सेल की सेल अपक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया मानक वेस्टर्न सेल के ये तो गुण हो जाते हैं। मानक वेस्टर्न सेल अन्य विद्युत रासायनिक सेल की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों है? ठीक है, उसके बारे में हमने स्टार्टिंग समझ लिया। फिर इलेक्ट्रोड संपन्न होने वाली अपक्रिया और ये सेल अपक्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार से ये मानक वेस्टर्न सेल का वर्णन यहाँ पर पूरा हो जाता है। सभी तैयार करेंगे इस चीज़ को।
अब इसके बाद अब हम आगे समझेंगे कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि विभवांतर का तो मापन हम वोल्ट मीटर द्वारा कर लेते हैं, परंतु विद्युत वाहक बल अर्थात सेल विभव का मापन जो किया जाता है विभव मापी द्वारा किया जाता है। तो अगली हेडिंग हमारी आएगी अब विद्युत रासायनिक सेल के विद्युत वाहक बल का मापन विभव मापी द्वारा हम कैसे करते हैं। तो विभव मापी द्वारा करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो अब हमारी अगली हेडिंग है विद्युत रासायनिक सेल के विद्युत वाहक बल यानी सेल विभव का मापन विभव मापी द्वारा हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले तो हम विभव मापी को देख लेते हैं। विभव मापी किस प्रकार की होती है देखें। तो ये जो हमने आरेख बना रखा है, ये आरेख किसका है? एक विभव मापी का है। किसका? ये आरेख विभव मापी का है। तो इस विभव मापी के आरेख में क्या क्या है इसको समझते हैं। पहले देखो, इसमें आपको एक मीटर स्केल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या एक मीटर स्केल है, जो कि कितने मीटर का? 1 मीटर का ये मीटर स्केल है। अब इस मीटर स्केल के ऊपर की तरफ ये ए से लेकर के बी तक एक तार लेते हैं हम। ये जो तार होता है ए से लेकर बी तक का जो तार है, ये प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का तार है। ठीक है, जो कि 1 मीटर लंबाई का ये तार है। ठीक है, मीटर स्केल पूरा 1 मीटर का है। तो ये जो ए से लेकर बी तक का जो तार है वो कैसा है? 1 मीटर का तार है। और ये किस धातु का बना है? ये जो ए से लेकर बी तक का जो तार है ये प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, और इस ए तथा बी का संबंध हम एक सेल से कर देते हैं। ये सेल दिखाई दे रहा होगा आपको, इस सेल से कर दिया हमने। इसके बाद इस ए तथा बी का संबंध हम दूसरे सेल से करने के लिए हम कैसा तरीका अपनाते हैं? ए का संबंध हम एक ऐसे सेल से करते हैं जिसके सेल विभव का हमें मान ज्ञात करना है। यानी ये एक्स सेल लेते हैं। एक्स सेल का मतलब किससे है? एक अज्ञात सेल है जिसका सेल विभव हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है, और हम एक तीसरे प्रकार का सेल और लेते हैं जिसे हमने ऐसे प्रदर्शित किया है। ये जो सेल है एक मानक वेस्टर्न सेल है, जो अभी हमने पढ़ा था मानक वेस्टर्न सेल के बारे में। एस एक मानक वेस्टर्न सेल है। मानक वेस्टर्न सेल का उपयोग करेंगे इस प्रयोग में। और इन सेलों को हम एक एक करके, एक बार इस अज्ञात सेल को और दूसरी बार इस मानक वेस्टर्न सेल को हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ेंगे। और इस गैल्वेनोमीटर से एक सर्पी संपर्क यानी जॉयस्टिक का मतलब जिस पर एक तार पर हम इसको एक आगे पीछे खिसकाएंगे। ठीक है, एक जॉयस्टिक होता है। तो इस तरह का, जैसे यही पेन है, ये जो पेन को ही हम क्या मान लें? जॉयस्टिक मान लें। और इस जॉयस्टिक को हम किस पर ये जो ए से लेके बी तक का जो तार है, ये जो इसी को तार को मान लें, तो यहाँ पर हम ये करके इस प्रकार से आगे पीछे खिसकाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है? एक जॉयस्टिक है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को किससे संबंधित कर देते हैं? सर्पी संपर्क अर्थात जॉयस्टिक से संबंधित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक व्यवस्था बनती है और इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? विभव मापी कहते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था को समझ लिया होगा सबने। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो विभव मापी है ये किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, तो किस सिद्धांत पर आधारित होती है? वो जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है क्या? पॉगेनडार्फ संपूरक सिद्धांत पर आधारित है। यानी ये जो विभव मापी है किस सिद्धांत पर आधारित है? पॉगेनडार्फ संपूरक सिद्धांत पर आधारित होती है। इस सिद्धांत के अनुसार है क्या बात, उसको समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी सेल के सेल विभव, ये देखो ये सेल है, इस सिद्धांत को इसके द्वारा माध्यम से ही समझेंगे। ये सेल है। यदि किसी सेल के सेल विभव के बराबर इस सेल के सेल विभव के बराबर एक्स सेल या फिर मानक वेस्टर्न सेल, दोनों में से कोई एक लेंगे एक बार में। तो हम इसी को ले लें, ये सेल है। ठीक है, और इस सेल के विभव के बराबर विभव किसी अन्य सेल द्वारा विपरीत दिशा में लगाया जाता है। तो इस साइड तो लगाए ये सेल और इस तार के दूसरी साइड लगाए ये सेल, तो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो गए। ठीक है, लगाया जाता है। तो परपथ में विद्युत धारा, परपथ कौन है यहाँ पर? ए से लेकर के बी तक क्या एक परपथ है। ठीक है, परपथ में विद्युत धारा का प्रभाव रुक जाता है। प्रभाव कैसा हो जाता है? रुक जाता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सेल का विभव
और इस सेल का विभव, दोनों सेल के विभव कैसे होंगे, समान होंगे। जब विभव समान होते हैं दोनों सेलों के, यानी दोनों की पावर क्षमता कैसी समान है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, निरस्त करेंगे। जब दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे तो इस ए तथा बी तार में, ठीक है, ए बी तार में क्या होगा, विद्युत धारा का प्रभाव रुक जाएगा, क्योंकि दोनों ही, ये सेल इस सेल के विभव को रोकेगा, निरस्त करेगा, और ये सेल इस सेल के विभव को रोकेगा। तो दोनों ही सेल क्या करेंगे, एक दूसरे के विभव को क्या करेंगे, निरस्त करेंगे। तो जब दोनों सेल एक दूसरे के विभव को निरस्त करेंगे तो क्या होगा, इसमें परपथ में विद्युत धारा का जो प्रभाव है, यानी ए बी एक परपथ, एक तार है, इसमें विद्युत धारा का प्रभाव क्या होगा, रुक जाएगा, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित तो नहीं होगी। ऐसे सपोज कर लें कि दो पहलवान है, दोनों की ताकत कैसी समान है, तो दोनों एक उस कंडीशन में आ जाएंगे, जैसे कि इस कंडीशन में आ गए तो वो इसी कंडीशन में रहेंगे, यानी बीच वाली कंडीशन में अटक के रह जाएंगे, क्योंकि दोनों की ताकत समान है। ना एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिरा पाएगा, ना दूसरा पहलवान पहले पहलवान को गिरा पाएगा, क्योंकि दोनों की ताकत समान है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो दो सेल हैं, एक सेल ये दूसरा सेल ये, दोनों सेलों को विपरीत दिशा में एक दूसरे को जोड़ देते हैं। इस तार के लिए, ए बी तार के लिए एक इस साइड से सेल लगाए तार के, और इस तार के एक इस साइड से सेल लगाया, तो विपरीत दिशा में सेल लगाने पर दोनों ही सेल एक दूसरे के विभव का निरस्त करते हैं, विभव को निरस्त कर देते हैं, जिससे कि तार में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में प्रवाह रुक जाता है। इस स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही, इस स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, जहां पर विभव का क्या हो रहा है, विभव एक दूसरे के विभव को दोनों सेल निरस्त कर रहे हैं, वहीं पर विभव का जो अंतर होता है, यानी विभवांतर जो होता है, उस विभवांतर को ही क्या कहते हैं, उस सेल का विभव यानी विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जितना विभव दोनों सेल क्या करेंगे, एक दूसरे के विभव को निरस्त करेंगे, वही क्या होगा, वही विभव क्या होगा, सेल विभव अर्थात विद्युत वाहक बल होता है। इस सेल का सेल विभव तो पता है, लेकिन इस सेल का सेल विभव पता नहीं था, तो इसका सेल विभव पता हम कर लिया हमने, सपोज कर लिया इसका 1.5 है, और इसका पता नहीं था कितना अज्ञात सेल था, तो यहाँ पर इसने इसके सेल विभव के बराबर ही क्या करेगा, अब सेल विभव को रोकेगा, एक दूसरे के सेल विभव को ये निरस्त करेगा। तो ठीक है, तो ये इस अज्ञात सेल से इस अज्ञात सेल का क्या ज्ञात हो जाएगा, एक विभव ज्ञात हो जाएगा। अब इसकी तुलना के लिए अकेला डायरेक्ट प्रक्रिया संपन्न ना हो पाए, इसको समझने के लिए और अच्छी तरीके से तुलना करने के लिए एक मानक वेस्टर्न सेल और लिया गया, जिसके विभव का मान हमें ज्ञात है। ठीक है, तुलना करने के लिए ये बात सही है कि नहीं, तो यहाँ पर मानक वेस्टर्न सेल के सेल विभव का मान कितना होता है, 1.0183 वोल्ट होता है। ठीक है, जैसा कि ऊपर हम देख चुके हैं, देखो ये मानक वेस्टर्न सेल में ई सेल का मान कितना होता है, 1.10183। ये देखो मानक वेस्टर्न सेल के सेल विभव का मान कितना होता है, 1.0183 वोल्ट होता है। ठीक है, ये निश्चित है। ठीक है, तो ये जो सेल है, ये मानक वेस्टर्न सेल के 1.0183 वोल्ट के बराबर ही क्या करेगा, ये सेल उसके विभव को रोकेगा, विभव को निरस्त करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस सिद्धांत के आधार पर इस प्रयोग को हम समझेंगे। ठीक है, तो ये पोगेनडार्फ संपूरक सिद्धांत पर आधारित है ये सिद्धांत, ये प्रयोग। और इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी सेल के सेल विभव के बराबर एक ये सेल, इसके विपरीत दिशा में ये सेल, एक ये सेल, या इसके विपरीत दिशा में ये मानक वेस्टर्न सेल, ठीक है, के बराबर किसी अन्य सेल द्वारा विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो परपथ में विद्युत धारा का प्रभाव रुक जाता है, क्योंकि दोनों के सेल विभव के मान कैसे होंगे, समान होंगे, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे। इस स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही, यानी ए तथा बी के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही उस सेल का सेल विभव यानी विद्युत वाहक बल होता है। और इसी विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, विभव मापी का उपयोग करते हैं। इसे विभव मापी द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये जो हमने आरेख बनाया क्या है, एक विभव मापी का आरेख है। ठीक है,
तो अब इस प्रैक्टिकल को हम समझते हैं। देखो क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसे नहीं जोड़ते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, केवल अज्ञात सेल x क्या है, एक अज्ञात सेल है, ये x क्या है, एक अज्ञात सेल है। इस अज्ञात सेल के लिए हम सेल विभव के बारे में हम प्रयोग करते हैं। तो कैसे प्रयोग करते हैं, ध्यान देंगे। ये जो विभव मापी है, इस विभव मापी में x क्या एक अज्ञात सेल है, ए बी क्या बताया था आपको, एक तार बताया था, किसका बताया था, प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का 1 मीटर तार है ये। एस क्या एक मानक वेस्टर्न सेल है और जी क्या यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, इसके बारे में बता चुके थे पहले भी हम। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस सेल को हम केवल किसको, केवल इसी सेल को x अज्ञात सेल को परपथ से जोड़ते हैं। ठीक है, हमने ये दबा दिया। अब हम केवल क्या करते हैं, इसी सेल को, इसे हमने दबा लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस ए बी से, ए पॉइंट से इसका ये वाला सिरा x यानी इस अज्ञात सेल का ये सिरा इससे जोड़ दिया और दूसरा सिरा हमने किससे जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर का सिरा किससे जुड़ा हुआ है, जॉयस्टिक यानी सर्पी संपर्क से जुड़ा हुआ है, जो कि एक चलता फिरता तार है। ठीक है, एक अब ये सब जॉयस्टिक को हम क्या करते हैं, इस ए बी तार के ऊपर आगे पीछे खिसकाते हैं। ठीक है, और हम क्या देखते हैं कि इसमें गैल्वेनोमीटर में की जो सुई है आगे ऊपर नीचे इस तरह होती है गैल्वेनोमीटर में सुई। ठीक है, ये जो गैल्वेनोमीटर में इस तरह की एक सुई लगी होती है, ये सुई क्या होती है, इधर उधर विक्षेप उत्पन्न करती है। एक स्थिति यानी इस डी पॉइंट पर एक इस गैल्वेनोमीटर में एक ऐसी स्थिति आती है कि उस डी पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में शून्य पाठ्यांक आ जाता है, यानी गैल्वेनोमीटर की जो सुई है इस प्रकार से निश्चित हो जाती है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है गैल्वेनोमीटर में, शून्य पॉइंट है, यानी इस जगह क्या है, शून्य पॉइंट। यानी अब ये जो सुई है गैल्वेनोमीटर की, जो नीडल लगी होती है, वो क्या होती है, इस पॉइंट पर आज जा करके स्थिर हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, 0 पॉइंट पर जाकर के स्थिर हो जाती है। यानी जब शून्य पॉइंट पर, शून्य पाठ्यांक पर स्थिर हो जाती है, तो इसका ये अर्थ होता है कि ए से लेके डी तक जो विभव था वो इस सेल के द्वारा क्या हुआ, उसका विरोध किया गया, उसको रोका गया, उसको निरस्त किया गया। ठीक है, यानी ए से लेके डी तक एक्स सेल के विभव को इस सेल के द्वारा क्या किया गया, रोका गया, उस सेल के विभव को रोका गया। तभी तो गैल्वेनोमीटर में पाठ्यांक कैसा आया, शून्य आया। इसका मतलब क्या हुआ, ए से डी तक इस सेल का सेल विभव और किसके द्वारा रोका गया, इस सेल के द्वारा, सेल विभव के द्वारा रोका गया, यानी निरस्त किया गया। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, पोगेनडार्फ का संपूरक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो इस ए से लेके डी तक की दूरी को हम क्या करेंगे, नाप लेंगे। कितनी दूरी हो गई, मीटर स्केल पे देख लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मीटर स्केल पे दिखाई देगा कितनी दूरी हो गई। तो ये इसी पॉइंट को हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो हमने पॉइंट लिखा है कि जब विभव मापी में, ये क्या है, विभव मापी है, ये है क्या, विभव मापी है पूरी। इस विभव मापी में एक्स सेल के लिए यानी अज्ञात सेल के लिए गैल्वेनोमीटर शून्य पाठ्यांक प्रदर्शित करता है। कैसा पॉइंट प्रदर्शित करता है, ये शून्य पाठ्यांक, यानी निडल जो है ना शून्य पर स्थिर हो जाती है इस प्रकार से। ठीक है, जैसे घड़ी में सुई होती है, जैसे घड़ी में सुई स्थिर हो जाए 12 बजे वाले टाइम पर स्थिर हो जाए, तो 12 बजे वाला जो पॉइंट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, शून्य होता है। तो उसी प्रकार से शून्य पर स्थिर हो जाती है निडल। ठीक है, शून्य पाठ्यांक प्रदर्शित करता है। तब एक्स सेल का विभव पात, एक्स सेल का विभव पात, ये जो एक्स सेल है यानी अज्ञात सेल है, इसका विभव पात का मतलब विभव, उसके विभव का विरोध। ठीक है, कहां तक होता है, ए से लेके, इस सेल के द्वारा ए से लेके डी तक होता है, का विभव पात ए डी तक होता है। यानी इस सेल के सेल विभव का जो विरोध होता है, यानी विभव पात जो होता है वो ए से लेके डी तक इस सेल के द्वारा होता है। अतः एक्स सेल का सेल विभव यानी इस सेल का, इस अज्ञात सेल का सेल विभव एडी के समानुपाती होता है, यानी इसके यानी ए से लेके डी तक की दूरी के समानुपाती होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हम इस चीज को यहाँ पर हम लिखेंगे, अर्थात एक्स सेल का सेल विभव ई एक्स ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इस अज्ञात सेल एक्स का सेल विभव ई एक्स समानुपाती होता है किसके, ए से लेकर डी तक, ए से डी तक के विभव पात के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर
यहाँ AD बराबर क्या है, A से D तक विभव पाथ, A से D तक क्या, विभव पाथ। विभव पाथ का मतलब क्या है, A से D तक X सेल के विभव का विरोध हुआ, ठीक है, किसके द्वारा, इस सेल के द्वारा विरोध होता है, ठीक है। तो ये हमने नोट कर दिया, यहाँ पर विभव पाथ होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा EX बराबर EX अर्थात X सेल का सेल विभव बराबर, यहाँ पर कोई समानुपाती स्थिरांक आना चाहिए। समानुपाती स्थिरांक के रूप में हम लिखते हैं यहाँ पर स्मॉल I, ठीक है, इंटू AD, इंटू क्या हो जाएगा AD। तो यहाँ पर I क्या है, यहाँ I बराबर क्या है, यहाँ पर विद्युत धारा, क्या है यहाँ पर विद्युत धारा है, I बराबर विद्युत धारा, ठीक है। तो यहाँ पर I क्या है, विद्युत धारा है, इतना समझ लिया। तो ये बात हम यहाँ पर समझे कि जब हमने इस सेल के विपरीत दिशा में ये अज्ञात सेल लगाया और इस AD पर जॉइस्ट संपर्क सर्पी संपर्क को जब आगे पीछे खिसकाया तो इस D पॉइंट पर क्या था, गैल्वेनोमीटर में शून्य पाठ्यांक प्रदर्शित होता है। तो इसका ये अर्थ हो जाता है कि इस सेल के द्वारा इस सेल के सेल विभव का ए से लेकर के D तक उसने क्या किया, उसके विभव का विरोध किया, यानी विभव पात किया, ठीक है। तभी तो इस गैल्वेनोमीटर में एक शून्य पाठ्यांक आया, ठीक है। और इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, अब इस X सेल को हटा देंगे, इसको हटा करके अब हम इस मानक वेस्टर्न सेल को इसके साथ जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, इस मानक वेस्टर्न सेल को गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ेंगे, तब क्या स्थिति बनेगी, ठीक है। तो जब हम मानक वेस्टर्न सेल जिसके सेल विभव का मान हमें पहले से पता ही है कितना है, इस सेल के सेल विभव का मान 1.10183 वोल्ट होता है, ठीक है। अब इसको इस गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होता है ये सर्पी संपर्क। अब इस सर्पी संपर्क को हम क्या करते हैं, इस AB तार के ऊपर आगे पीछे खिसकाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, इस D डैश पॉइंट पर, ये D डैश पॉइंट है, इस D डैश पॉइंट पर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में शून्य पाठ्यांक प्रदर्शित होता है। कैसा पाठ्यांक, शून्य पाठ्यांक प्रदर्शित होता है। जब शून्य पाठ्यांक प्रदर्शित होता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इस मानक वेस्टर्न सेल के सेल विभव का जो मान है वह किसके समानुपाती होता है, A से D डैश तक, यानी AD डैश तक समानुपाती होता है। अब इसी चीज को हम यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं इसी प्रकार मानक वेस्टर्न सेल ब्रैकेट में कैपिटल S का विभव पाथ AD डैश तक होता है। अतः मानक वेस्टर्न सेल का सेल विभव AD डैश के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, AD डैश के समानुपाती होता है। जिस प्रकार इसमें EX का सेल विभव इस X का सेल विभव किसके समानुपाती था, 8 से लेकर D तक समानुपाती था। उसी प्रकार से जब हमने इस सेल को हटा करके इस सेल को जोड़ा तब मानक वेस्टर्न सेल का जो सेल विभव है किसके समानुपाती होता है, A से लेकर D डैश तक समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे अर्थात करके, ES समानुपाती AD डैश, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहां पर AD क्या है, यहां AD डैश बराबर A से D डैश तक विभव पाथ, ठीक है। बात समझे ना सभी, यानी जब इस सेल को लगाया गया तब इस सेल ने इस सेल के विभव को कहां तक रोका,
कहाँ तक उसको स्थिर कर दिया, शून्य पाठ्यांक पर ला दिया, इस डी डैश तक ला दिया। ठीक है, यानी डी डैश ए से लेके डी डैश पॉइंट तक इस जी में शून्य विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और तो इस सेल का, इस यानी मानक वेस्टर्न सेल का सेल विभव जो होता है इस ए से डी डैश तक के समानुपाती होता है। लिख दिया यहाँ पर। तो ई एस बराबर क्या हो जाएगा, ई एस बराबर स्मॉल आई ए डी डैश। तो यहाँ पे जो समानुपाती स्थिरांक है उसकी जगह हमने क्या लिखा है, आई लिखा है। आई का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा, स्मॉल आई बराबर विद्युत धारा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब हम दोनों की तुलना करें, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, दोनों की तुलना करें। ठीक है, अतः ई एक्स बटे ई एस बराबर ए डी डैश, ये जो ए डी है, आई इंटू ए डी बटे इसका मान आई इंटू ए डी डैश। ठीक है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ए डी बटे ए डी डैश बचेगा। ठीक है, तो इसका ये अर्थ हो जाता है कि जो मान है किसके बराबर हो जाएगा, ए डी बटे, यानी हम कह सकते हैं इस चीज को ई एक्स बटे ई एस बराबर ए डी बटे ए डी डैश। ठीक है, अर्थात ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ए डी बटे ए डी डैश गुणा ई एस। ठीक है, यानी इस सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये जो एक्स अज्ञात सेल है, अज्ञात सेल का सेल विभव ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल सूत्र आसान है, इस सूत्र का ध्यान रखेंगे। तो ये सूत्र हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर निर्धारित हो गई कि ये जो अज्ञात सेल है, ये जो एक्स अज्ञात सेल है, उस एक्स अज्ञात सेल का हम मान इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ई एक्स का मतलब अज्ञात सेल का सेल विभव, ए डी का मतलब ए से लेकर डी तक की, यहाँ तक की दूरी जितनी आएगी, और ए डी डैश का मतलब ए से लेकर डी डैश तक की दूरी जितनी भी हो मीटर स्केल पे देख लेंगे, गुणा ई एस। ई एस का मतलब इस मानक वेस्टर्न सेल का सेल विभव। ठीक है, मानक वेस्टर्न सेल का सेल विभव कितना बताया था आपको, 1.0183 वोल्ट। ठीक है, पहले बता चुके थे मानक वेस्टर्न सेल में इसका मान कितना है, 1.0183 वोल्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक अज्ञात सेल का सेल विभव इस विभव मापी के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या बनेंगे, एक तो बनेगा ये जो विभव मापी है ये किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो एक तो इसमें आप सिद्धांत ध्यान रखेंगे, किस सिद्धांत पर आधारित है, पॉगेनडार्फ संपूरक सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत है क्या, ये सिद्धांत है क्या, सिद्धांत पूछ सकते हैं तो सिद्धांत केवल लिखेंगे। एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि विभव मापी का आरेख बनाइए, तो विभव मापी का ये आरेख है। ठीक है, आरेख बनाएंगे और साथ ही साथ ये भी दर्शाएंगे कि यहाँ पर ए बी क्या है, एक्स क्या है, एस क्या है, जी क्या है, ये सारी चीजें दर्शाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ फिर हम ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन पूछे जाए कि सेल विभव का मान, अज्ञात सेल के सेल विभव का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसे ज्ञात करने का तरीका एक तो ये स्टार लगा करके लिखा है हमने, फिर दूसरी बार इस सेल के लिए स्टार लगा करके लिखा है। तो दोनों की जब तुलना कर देते हैं तो इस अज्ञात सेल का सेल विभव हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा यहाँ तक वर्णन होता है किसका, विद्युत रासायनिक सेल के सेल विभव का मापन करने का। और किसके द्वारा मापन किया है हमने, इस विभव मापी के द्वारा सेल विभव का मापन किया है। अपने नोट्स बनाने के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपके नोट्स ठीक तरीके से बन जाए। तो इस वीडियो में हमने मानक वेस्टर्न सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल के विद्युत वाहक बल
का मापन विभव मापी द्वारा कैसे करते हैं इसके बारे में हमने समझ लिया आज इस वीडियो में। इस वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।